Hey guys, this is JP. I welcome you all once again on my YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है हम लोग CGL 2020 के पेपर लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर उसी सीरीज का छठा पेपर है आज, और ये जो पेपर हुआ था ये 16 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। थर्ड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? स्लैक वर्ड का। अब स्लैक अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ समथिंग दैट इज़ नॉट फिक्स्ड टाइटली, अगर कोई ऐसी चीज़ जो टाइटली फिक्स्ड या अच्छी तरीके से फिक्स्ड नहीं है उसे भी हम बोल सकते हैं स्लैक है। जैसे कोई ग्रिल हो गया, इस टाइप से ना। कपड़े के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लूज हो, जब बहुत ज़्यादा फिट ना हो, उसे बोल सकते हैं स्लैक है। केयरलेस के सेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा। सुस्त, आलसी, लेजी के सेंस में ज़्यादातर यूज किया जाता है ये वर्ड। तो स्लैक का बेहतर सिनोनिम जो हो जाएगा वो केयरलेस हो जाएगा। सो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। और सारे वर्ड्स आप सुन लीजिए, जैसे कि लेज़ी हो जाए। अब लेज़ी वर्ड बहुत ही कॉमन है, ये सभी को पता होगा। स्लगिश वर्ड है, बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होगा। लैगार्ड वर्ड हमें जो लगता है थोड़ा सा अच्छा है, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। लैगार्ड की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी LAGGARD। ध्यान दीजिएगा, LAGGARD, उसे लैगार्ड बोलेंगे। लैगार्ड में मीन्स होता है सुस्त। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। डेरिलिक्ट हो जाएगा, लेजी हो गया, लैगार्ड हो गया, स्लगिश हो गया, है ना, लूज हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। तो केयरलेस इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कीन, लाइवली, एक्टिव। अब कीन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईगर होना, लॉन्गिंग होना। ईगर मतलब बहुत ज़्यादा आतुर होना, बेचैन होना किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसे बोलते हैं कीन होना, है ना। लाइवली मीन्स होती है जिंदा दिल इंसान, फुल ऑफ एनर्जी, उसे बोलते हैं लाइवली। एक्टिव मीन्स होता है फुल ऑफ एनर्जी। तो ये जो तीनों वर्ड हैं आपस में कहीं ना कहीं सिनोनिम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना, सिनोनिम के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये तो नहीं होने वाले हैं इसके आंसर। स्लैक वर्ड का जो बेहतर सिनोनिम है वो है केयरलेस, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एंटोनिम फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम किसका? मैग्निफिसेंट का। मैग्निफिसेंट अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। मैग्निफिसेंट की अगर सिनोनिम की बात की जाए तो इसका मतलब होता है, इसका हिंदी समझ लीजिए पहले। बहुत अत्यधिक, अत्यधिक प्रभावशाली, शानदार जैसे बोलते हो ना, अत्यधिक प्रभावशाली, शानदार, उसे बोलते हैं मैग्निफिसेंट। अब मैग्निफिसेंट की जैसे सिनोनिम हो जाए, जैसे वर्ड दे रखा है अपुलेंट। अपुलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपुलेंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा लैविश होना, रिच टाइप का, है ना, बहुत ज़्यादा खर्चीला, अपुलेंट हो जाएगा। ग्रैंडियोस, ग्रैंड से बना है यानी कि बहुत ज़्यादा भव्य, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। माइटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये जो तीनों वर्ड दे रखे हैं आपस में, ये एक दूसरे के, ये मैग्निफिसेंट के सिनोनिम है। सो यहाँ पर हमें बताना था एंटोनिम, जो कि है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स होता है बहुत ही सिंपल वे में। मैग्निफिसेंट बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य तरीके से। मॉडेस्ट तरीके से कोई चीज़ करना और भव्य तरीके से करना एक दूसरे के सिनोनिम, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए ना। तो यहाँ पर मैग्निफिसेंट का एंटोनिम जो हो जाएगा वो मॉडेस्ट हो जाएगा। अगर आप और वर्ड सुनना चाह रहे हैं तो मैग्निफिसेंट के सिनोनिम सुन लीजिए। जैसे कि वर्ड आपने सुन रखा होगा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड वर्ड सुन रखा होगा ना, SPLENDID, स्प्लेंडिड हो जाएगा। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा स्पेक्टैकुलर। कितना अच्छा लगता है इसको, इस वर्ड को बोलने में। स्पेक्टैकुलर, है ना, स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टैकुलर, SPECTACULAR, स्पेक्टैकुलर। इम्प्रेसिव वर्ड आपने सुन रखा होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। ग्लोरियस वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। रिस्प्लेंडेंट वर्ड अच्छा है, याद रखिएगा। रिस्प्लेंडेंट की स्पेलिंग जो हो जाएगी RESPLENDENT, रिस्प्लेंडेंट। एक और वर्ड अभी कॉमन मैं नहीं बोलूँगा इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, स्प्लेंडिफरस। मैं लिख देता हूँ, स्प्लेंडिफरस की स्पेलिंग में बोल देता हूँ, SPLEN होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर DIFEROUS, इसे बोलते हैं स्प्लेंडिफरस। स्प्लेंडिफरस बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। ये हमारा कॉमन वर्ड है, सॉरी कॉमन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये अच्छा वर्ड है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक और वर्ड अगर आपने सुन रखा होगा जो कि होता है मैग्नोलियस। मैं कैसे बोलूँगा? मैग्नोलियस, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नोलियस, MAGNOLIOUS। कई बार पूछा गया है ये CGL मेंस में, मैग्नोलियस कई बार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नोलियस, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये CDS में बेसिकली पूछा गया, मैं CDS का पेपर सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर पूछा गया है मैग्नोलियस। मैग्नोलियस किसका सिनोनिम हो जाएगा? मैग्निफिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा वर्ड है, हालांकि ये वर्ड लग रहा है कि ये इसका एंटोनिम टाइप का है, लेकिन ये
सिनोनिम हो है किसका, मैग्निफिसेंट का। मैग्निफिसेंट का सिनोनिम कौन हो जाएगा, मैग्नोलियस, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पैरा जम्बल्ड है। अब ये जम्बल के हमने तरीके बता रखे हैं। अगर आप बैक टू बैक सारे वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं क्लू मिल गया होगा और आप तेज़ी करने लगे होंगे पेपर सोल्यूशन में। आप खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे, खुद ही आपका दिमाग चलने लगा होगा। मैं कई बार बोला हूँ कि आपको एक ऐसे ऑप्शन की सिलेक्ट करना है जो कि एक सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हो, जो कि पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं अगर ऑप्शन नंबर ए से, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रेवलर। विच एवर सूनेस्ट, विच एवर मतलब कोई बात कर रहा है, तो ए से तो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ए से तो हम बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी ए वाले ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कह रहा है बी, दे एग्रीड टू पुट। हाँ, दे प्रोनाउन है, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या ये इस प्रोनाउन के लिए कोई नाउन आया है, नहीं। अगर वो नाउन आया होगा तो हम उस नाउन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जनरली जो नाउन होते हैं वही तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना। प्रोनाउन जो होते हैं वो उस नाउन की जगह पर आते हैं, इसलिए प्रोनाउन बनाया गया है। तो हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा आगे, है ना। अब सी में दे रखा है अ डिस्प्यूट वंस एरोज। अ डिस्प्यूट वंस एरोज। एरोज किसकी फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। एरोज जो है वो एराइज की फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। एराइज की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, एराइज की सेकंड फॉर्म है एराइज, एरोज सॉरी, एराइज, एरोज, एराइजन। ये इर्रेगुलर वर्ब है और साथ ही साथ ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा ना। इंट्रांसिटिव भी है और इर्रेगुलर वर्ब भी है। अब ये इस और भी वर्ब होते हैं, सुन लीजिए। अगर आप एक और वर्ड आपने सुन रखा होगा, राइज। राइज, राइज भी हमारी इर्रेगुलर वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। राइज, रोज, रिजन बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड आपने सुन रखा होगा रेज, है ना। रेज, RAISE, रेज, ये हमारी रेगुलर वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है। रेज मीन्स होता है उठाना, है ना। क्या उठाना, उगना, सॉरी उठाना, सॉरी उठाना, रेज करना, उठाना हो जाएगा, रेज हो जाएगा। और इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रेज्ड हो जाएगी। जो इससे पहले मैंने वर्ड बोला था राइज, ये इसकी सेकंड फॉर्म जो हो जाएगी रोज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रीजन हो जाएगी। राइज, रोज, रीजन, और इसका मतलब होता है उगना। तो ये मैंने वर्ड आपको बता दिए। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। अब देखिए लिखा है अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन। अच्छा, एक डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है ना, झगड़ा फसाद कभी उठा, कब उठा, किसके किसके बीच में, विंड और सन के बीच में। ओहो, सूरज और हवा के बीच में कोई झगड़ा उठा। क्या उठा, टू डिसाइड विच वॉज दी। अब क्या डिसाइड करने के लिए, विच वॉज दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ग्रामर यूज किया गया है। कैसे समझेंगे, ग्रामर यूज किया गया है कि ऑफ द टू के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑफ द टू के पहले अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी स्ट्रॉन्गर, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। जैसे ऑफ द टू आ जाए, ऑफ दिस टू आ जाए, तो वहाँ पर हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री अगर यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, ग्रामर में हम पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और विद प्रूफ पढ़ाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। हम जो पढ़ाते हैं वो हर एक तरीके का प्रूफ बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रूल क्यों बने। भाई रूल कहीं से आए थोड़ा ना, रूल ग्रामर में एक्चुअल में होते ही नहीं है। रूल इसलिए बता दी जाते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, है ना। लेकिन वो सहूलियत आपको कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि रूल लोग रट के जाते हैं और रटना गलत हो जाता है वहाँ पर, है ना। हर जगह रूल फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी सेंस भी लगता है आपका इंग्लिश में। तो रूल कहीं से बने नहीं है, ध्यान देखिएगा। तो हमारा जो सी हो जाएगा वो सी इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस को, इस पैसेज को जो सी इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर सी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो सही हमारा स्टार्ट करेगा। अगर सी स्टार्ट करेगा तो या तो सी से 4 से स्टार्ट करेगा, बी वाला होगा नहीं, ए वाला पहले ही कट गया था। अब हमारा सी बी या सी डी स्टार्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस चीज़ को लेकर एक डिस्प्यूट उठा था। किसके किसके बीच में, विंड और सन के बीच में। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दे एग्रीड। अब देखो यहाँ पर दे प्रोनाउन आ गया है, बिल्कुल। अब दे किसकी बात कर रहा है, इस विंड की और इस सन की। हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, इसलिए प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल आ गया। तो सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद बी आएगा, और सी के बाद हमारा बी पास किस में है, इसमें तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा है। तो CBAD इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है, आप पेयरिंग करें और से जल्दी से आगे बढ़ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारा पैराजम्बल्ड है, फिर से देखना है, फिर से हमें वही बात करनी है कि क्या यहाँ पर कैसे बनेगा। फिर से मैंने बताया कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हो। अब सबसे पहले लिखा आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। मैं शॉक्ड था,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे लिखा है। टू माई एस्टॉनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की मीन्स एक्स्ट्रा की, हैड कम इन माई एब्सेंस, आया था। मैं बहुत नहीं आश्चर्यचकित था। आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। ये सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है। आई रैन इनसाइड इन फेयर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। अब देखिए ए के बाद डी यहाँ पर लग रहा है। हमें यहाँ पर लगा कि हमारा जो रूम है वो अनलॉक्ड है, खुला हुआ पड़ा है ना, ध्यान दीजिएगा अनलॉक्ड है। तो मैं जल्दी से वहाँ पर दौड़ के भागा कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रूम जो है वो रॉब्ड हो गया, चोरी कर लिया गया हो वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ए के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ए डी पेयर बन गया। अब ए डी किस में है, ध्यान दीजिएगा। ए डी किस में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारे पास इसमें है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी एक तरीका है पेपर को सॉल्व करने का। अब देखिए ए के बाद डी आ रहा है। जनरली हमारे यहाँ पर देखिए अब कैसे सी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट संडे की बात कर रहा है। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ए आई वॉज शॉक्ड। मैं जब रूम पे आया तो मैं शॉक था। किस चीज़ को लेकर शॉक था, टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, कि मेरा जो रूम था, मेरा जो घर का दरवाज़ा था वो अनलॉक्ड था, बंद नहीं था, खुला था। अब ये जो मैं पाया तो मुझे, है ना, क्या हुआ, आई रैन इनसाइड, मैं दौड़ भग कर भागा और अंदर गया। देखा क्या देखने के लिए गया कि कहीं मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरा रूम जो है रॉब्ड कर लिया गया हो, मतलब चोरी हो गई हो, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो सी ए हो जाएगा, CADB, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फिर मुझे क्या लगा कि CADB, बी लास्ट होगा। टू माई एस्टॉनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की। मुझे ऐसा लगा कि क्या पता चला कि मेरा जो लड़का जिसके पास एक एक्स्ट्रा की थी वो आया था मेरे एब्सेंस में, है ना, मेरे एब्सेंस में वही आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है किसका, 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। अब देखो लिखा है बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स होता है क्या, सबसे पहले समझिए बाउंड्री क्या मतलब होता है। अब बाउंड्री से क्या समझेंगे, अ लाइन दैट मेक्स द लिमिट ऑफ समथिंग। जैसे मैं बोलूँ ये और ये, है ना, अ लाइन दैट मेक्स लिमिट ऑफ समथिंग, लाइन दैट मेक्स लिमिट ऑफ समथिंग। तो ये हमारी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, इस टाइप से बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा था फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ है, बहुत ही आसान वर्ड दे रखा था मेरे स्पेल्ड में। तो यहाँ पर फोटोग्राफ की स्पेलिंग आपको सभी को पता है ना, PHOTO होता है, याद रखिएगा, PHOT, फोटोग्राफ, है ना, फोटोग्राफ हो जाएगा। प्रोसेसिंग की मीनिंग क्या होती है, लगातार चलना, प्रोसेस होना, उसे बोलते हैं। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस से बना है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटेंसी मतलब होता है एबिलिटी, स्किल, योग्यता, उसे बोलते हैं ना। तो सही से स्पेल्ड किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरर फाइंड करनी है, क्या किसी पार्ट में एरर है या नहीं है, अगर है तो किस पार्ट में है और क्या है। लिखा है रमन पुटेड। अब देखिए हमें पता है ना, पहले जैसे पढ़ा वैसे पता चल गया कि पुटेड कोई वर्ड नहीं होता है। पढ़ लेते हैं आगे। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड, है ना, ध्यान दीजिएगा, द लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन, जो वर्ड दे रखा है लिड, लिड मीन्स होता है ढक्कन। अब हमें पता चला है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, क्योंकि वर्ब क्लोज्ड में दे रखी है, पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है ना कि पुटेड जो होती है कोई वर्ड नहीं होता है। पुट तीनों फॉर्म में सेम होता है, याद रखिएगा। पुट हो गया, पुट 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 होती है तीनों फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म में सेम रहती है। तो पुट यहाँ पर क्या होना चाहिए, रमन पुट्स ना होकर रमन पुट होगा, याद देखिएगा। अच्छा, रमन पुट क्यों, क्योंकि पुट यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म में यूज की जाएगी। पुट की फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पुट 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 तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। और भी वर्ड मैं बता सकता हूँ जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कि रीड वर्ड हो गया, है ना, रीड हो गया, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम होती है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन पे डिफरेंट हो जाएगा। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड बोली जाएगी, सेकंड फॉर्म रेड बोली जाएगी, थर्ड फॉर्म रेड बोली जाएगी, याद रखिएगा। ऐसे ही वर्ड आपने सुन रखा होगा कॉस्ट, COST, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इसी से बना है टेलीकास्ट, इसी से बना है ब्रॉडकास्ट, ध्यान दीजिएगा। ना तो टेलीकास्टेड कोई वर्ड होता है, ना ही कोई ब्रॉडकास्टेड वर्ड होता है, याद रखना। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ऐसे ही वर्ड होते हैं कट, ध्यान रखना कौन सा होता है, कट। आपने वर्ड रखा होगा CUT। अच्छा, जनरली जो UT वाले होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कट हो गया, पुट हो गया, इस टाइप से ना।
तो कट 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 तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती है, याद रखिएगा। और भी वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका आ जाए सेट, SET, याद आ रहा है, सेट 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 तीनों फॉर्म होते हैं। ऐसे ही आपका एक वर्ड होता है हिट, हिट हिट तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। एक और वर्ड आपको मैं बता दूं, जैसे कि स्लिट, SLIT, स्लिट भी तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। अगर आप नोट डाउन कर लें तो ज़रूर नोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब से ये वर्ब्स बताई जा रही हैं आपको, है ना। और भी वर्ड आपका सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। स्प्लिट वर्ड आपने सुन रखा होगा, स्प्लिट, स्प्लिट की भी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। और भी वर्ड अगर आप सुनना चाहें तो एक और वर्ड आपको दिमाग में आ रहा है, क्विट, है ना। क्विट, क्विट की भी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, क्विट क्विट क्विट, इसलिए क्विटेड कोई वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एरर थी हमारी, वो पुटेड थी। पुटेड ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए, है ना। रमन पुट, अब पुट क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, तो पुट हो जाएगा, रमन पुट द वेजिटेबल्स। अगर ये प्रेजेंट में होता तो पुट्स हो जाता, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, तो पास्ट में है तो पुट हो जाएगा, याद रखिएगा ना। V1 यहाँ पर V2 फॉर्म लगाएंगे, पुट की V2 फॉर्म क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी, पुट पुट पुट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और वर्ड आपने सुन रखा होगा, हर्ट, हर्ट की भी सेम फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म हर्ट होती है। हर्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। हिट मैंने बता ही दिया है ना, हिट के बारे में, हिट 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 होता है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है, रिपोर्टेड स्पीच है, यानी नरेशन की बात कर रहा है। इज़ द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण, अलका ने तरुण से पूछा क्या दरवाज़ा बंद है। इज़ द डोर क्लोज्ड, यानी कि सेंटेंस जो हमारा वो सिंपल प्रेजेंट में है, इसका पास्ट में बना देना है। नरेशन की तो ये रूल ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलका आस्क्ड तरुण। अब देखो हमें पता है ना, इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका जो नरेशन में बनता है वो इफ़ या वेदर से बनता है, ये बात हमें पता है ना, इफ़ या वेदर से बनता है। तो अब चाहे तो इफ़ से बनाओ, चाहे तो वेदर से बना सकते हो। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है वेदर के सेंस में, कि वहाँ पर अगर और आगे यूज किया गया है तो फिर वेदर का ही यूज करेंगे, क्योंकि इफ़ के साथ और नहीं आता है, वेदर के साथ और आता है। बस इतना से अंतर है, अदरवाइज आप इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक बना सकते हो। इज़ द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुणा। अब हमें इसको असर्टिव में बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत क्यों है, द अलका आस्क्ड तरुण वेदर सी क्लोज्ड, ऐसा तो कुछ दे रखा नहीं है, गलत हो जाएगा। अलका आस्क्ड तरुण इज़ द डोर, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अलका आस्क्ड तरुण इफ़ द डोर इज़ क्लोज्ड, चेंज ही नहीं किया, टेंस, टेंस चेंज करना चाहिए था ना। तो यहाँ पर 4th इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमें पैसिव बनाना है, किसका, हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल, ये हमारा सेंटेंस किसका है, इम्परेटिव मोड का है। इम्परेटिव मोड का जो सेंटेंस होता है जनरली जो उनका पैसिव बनता है वो लेट से बनता है, याद रखिएगा, है ना। तो लेट से बना देंगे यहाँ पर। अब हमें लेट सब्जेक्ट और बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होना है। तो लेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि हमें ईडियम फाइंड करना है, ईडियम की मीनिंग बतानी है। ईडियम क्या है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है, एकदम कहते नहीं कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, क्या बोलेंगे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी, एकदम अंतिम क्षण पर, बोलते नहीं अंतिम क्षण पर कोई काम कर लिया इसने, अंतिम अवसर पर काम कर लिया, उसे बोलेंगे एट द 11th आवर। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, याद रखिएगा। एट द 11th आवर का मतलब हो जाए ना, एट द वेरी लास्ट मिनट, है ना, एट द वेरी लास्ट मिनट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। सो एडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, एट द 11th आवर का मतलब एट द वेरी लास्ट मिनट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट पॉसिबल मोमेंट या पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, इसे ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मिनट की जगह पर, है ना। अब टाइम से रिलेटेड एक और भी इडियम मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुन लीजिए। जैसे कि आपने सुन रखा होगा, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, NICK, इन द निक ऑफ टाइम। अब इन द निक ऑफ टाइम जो है वो एट द 11th आवर का सिनोनिम हो जाएगा, याद रखना। इसका भी वही मतलब होता है जो एट द 11th आवर का मतलब होता है, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट बिफोर इट इज़ टू लेट, जस्ट बिफोर इट इज़ टू लेट, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा देर हो जाए, एकदम अंतिम अवसर पर उससे किसी चीज़ को करना, उसे इन द निक ऑफ टाइम बोलते हैं ना। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, हालांकि टाइम से रिलेटेड ही है, जैसे अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए। उसे बोलते हैं कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। ये कई बार मैं क्लास में यूज करता रहता हूँ, है ना। यानी किसी एक्शन को, किसी चीज़ को उस दिन के लिए समाप्त करना, उसे बोलते हैं कॉल इट अ डे। क्या बोलते हैं, कॉल इट अ डे।
उस दिन के लिए समाप्त करना, उस टाइम के लिए समाप्त करना कॉल इट अ बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इनकरेक्टली वर्ड फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली नहीं स्पेल्ड किया गया है। प्रोफेशनल, हमें पता है ना कि प्रोफेशनल सही से स्पेल्ड किया गया है, प्रो से बना है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, ध्यान दीजिएगा। परपेचुएट बहुत ही सही से स्पेल्ड किया गया है, और परपेचुएट से बना है परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स होता है सतत, और परपेचुएट मीन्स होता है क्या बोलते हैं, इटरनलाइज करना, बहुत जल्दी फैलाना, विस्तार करना, उसे बोलते हैं ना परपेचुएट करना। परपेचुअल वर्ड सुना ना, सतत, सतत विकास, परपेचुअल है ना सतत, तो परपेचुअल इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, वो इसका सतत हो जाएगा, एवर लास्टिंग जैसे बोलते हो। परपेचुएट मीन्स होता है जारी रखना, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। डिलेमा की वर्ड स्पेलिंग गलत दे रखी है यहाँ पर। डिलेमा में जो इन्होंने DILL दे रखा है वो DI सिंगल एल होता है, रखिएगा DI सिंगल L EMMA, ये डिलेमा की स्पेलिंग होती है। डिलेमा की स्पेलिंग मतलब यही होता है DILEMMA डिलेमा, और डिलेमा का मतलब होता है क्वांड्री होना, बहुत ही कॉनंड्रम होना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, क्वांड्री होना, कॉनंड्रम होना। ये कॉनंड्रम इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, डिलेमा का। तो डिलेमा गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया था यहाँ पर, सही स्पेलिंग हो जाएगी DILEMMA, सिंगल एल होता है, याद रखना। परप्लेक्सिटी वर्ड आपने सुन रखा होगा, अनसर्टेनिटी वर्ड सुन रखा होगा, ये सब डिलेमा के सिनोनिम हो जाएंगे। एक इडियम याद आ रही है मुझे, इन अ डिलेमा, इन अ DILEMMA, है ना, इन अ डिलेमा, ये हमारी एक इडियम है, याद रखना, कई बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सही से स्पेल्ड किया गया है, बिल्कुल सही अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में हमें फाइंड करना है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करना है यहाँ पर। तो एक वर्ड बताना है हमें यहाँ पर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहा जाता है, बताइए। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जाहिर सी बात, तारामंडल बोलते हैं ना, तारामंडल, है ना, तो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है फिर बताइए। एस्ट्रोनॉमी में होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी यानी प्लैनेट्स की स्टडी करना है, ऐसे जो ना, जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी स्टडी करना, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, प्लैनेट्स कोई मतलब नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ना गैदरिंग ऑफ पीपल स्पेशली फॉर पर्टिकुलर रीजन, मतलब रिलीजियस पर्पज़ के रूप में। तो कैसे बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर रिलीजियस पर्पज़, जैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए जो मुस्लिम भाई लोग इकट्ठा होते हैं वो हो जाएगा। हमारी जो हम लोग नवरात्रि मनाते हैं ना, वहाँ पर बोलते हैं जय माता दी, वहाँ पर भी हो जाता है ना, कॉन्ग्रीगेशन उसे बोलेंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एकत्रित होना, या चर्च में जाना जिसे बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन भी होता है ना, लोगों की भीड़ होती है। अब देखो यहाँ पर वर्ड दे रखा है ना, कॉन्ग मीन्स होता है ग्रुप, ये हमारा रूट वर्ड हो जाएगा। कॉन्ग मीन्स होता है ग्रुप, मेनी, जैसे बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस, कौन से बना कॉन्फ्रेंस हो गया, कनेक्ट हो गया, तो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस पे ले लो, तो जाहिर सी बात है क्या, कनेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, उससे से बना है कॉन्ग्रीगेशन, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स की जो सही से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका हो जाएगा कॉन्स्टलेशन, तारामंडल, है ना, तारामंडल, ये इसका मीनिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। अब हमें यह बात की जाए तो ये सेंटेंस नरेशन का है। अगर ये नरेशन में रहा होगा तो ज़रा गेस करो कैसे रहा होगा, कैसे रहा होगा। आई सेड, मैं बोल देता हूँ, आई सेड टू राहुल, कैसे रहा होगा, आई सेड टू राहुल, है ना, ये सेंटेंस कुछ ऐसे ही रहा होगा। आई सेड टू राहुल हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम, हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। अब हमें पता है ना, हाउ यानी कि जनरली इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले हम दैट नहीं लगाएंगे इस केस में, है ना। तो इस केस में अगर हम दैट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो जो नो इम्प्रूवमेंट दे रखा है वो तो हमारा गलत ही हो जाएगा। जो दे रखा है दैट हाउ फार हिज ऑफिस इज, चेंज नहीं किया, गलत हो जाएगा। देन हाउ फार वाज हिज ऑफिस, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, हाउ फार हिज ऑफिस वाज, असर्टिव में बना देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है कि कैसे ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा, तो उसे नोट करके आप उसे इनडायरेक्ट बनाइएगा, देखिएगा आप खुद कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन, हमें अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। क्या बताना है? अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, है ना। जो बीमारों के लिए एक रूम होता है, कमरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, इस टाइप से, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? उसे इन्फर्मरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्फर्मरी, है ना। अब इन्फर्मरी कैसे याद रखेंगे? आप दो तरीके से याद कर सकते हो। या तो इन्फर्म मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, इन्फर्म मीन्स होता है कमज़ोर, या आप इससे याद रख सकते हो ना। इन्फर्म मीन्स होता है क्या? कमज़ोर, जो बीमार हो उसे बोल सकते हैं। या दूसरा तरीका है, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है फर्म, रूट वर्ड लगा रखा है यहाँ पर उन्होंने फर्म, और फर्म का मतलब होता है क्या? बहुत ही मजबूत होना, उसे बोलते हैं ना फर्म। तो फर्म से आप याद कर सकते हो इसका। फर्म से बना ना, फर्म मीन्स होता है बहुत ही मजबूत, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। फर्म के पहले अगर इन लगा दूँ तो इनफर्म हो जाएगा, है ना। इनफर्म मीन्स होता है कमज़ोर हो जाएगा, तो इन्फर्मरी याद रखेंगे उसे, है ना। कैसे याद रखेंगे? मैंने तरीका बता दिया है। रूट वर्ड से याद कर लो, या फिर चाहे आप इन्फर्म वोकैब से याद कर लो, है ना। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन जैसे लिखा है डॉर्मेटरी। अब डॉर्मेटरी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेटरी बेसिकली अ लार्ज बेडरूम विथ अ नंबर ऑफ बेड्स, है ना। अ लार्ज बेडरूम विथ अ नंबर ऑफ बेड्स, और ये वर्ड इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया था, है ना। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डॉर्मेट्री की मैंने मीनिंग बता दिया है। हॉस्टल मतलब एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है बेसिकली रहने ठहरने के लिए। हैंगर क्या होता है? हैंगर मतलब कि अ लार्ज बिल्डिंग फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जिसे बोलते हैं ना, एयरक्राफ्ट के लिए हो गया, शिप्स के लिए हो गया ना, उससे बोलते हैं हैंगर। तो हैंगर भी इसका नई मीनिंग होगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन्फर्मरी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक की बात करना है, फिलर की बात करना है। वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना, एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। उस साल के लिए मैंने परफॉर्मेंस कंपेयर किया, उनके मार्क्स को क्या किया मैंने? एनालाइज किया, या क्वेश्चन किया, इंस्पेक्टेड किया, प्रोब्ड किया। अब देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन बेहतर तरीका है। हालांकि ऑप्शन में ये देखो तीनों आपस में सिनोनिम बैठेंगे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन बेहतर तरीका है। कैसे? जब आपको डिटेल में नॉलेज पता होंगी तब। प्रोब्ड का मतलब होता है, हमें पता ना, कोई केस प्रोब किया जाता है इंक्वायरी के सेंस में। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा इंक्वायरी हो जाएगा, है ना। इंक्वायरी, इंक्वायरी से इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोब्ड हम करते हैं किसी केस को, है ना, जांच करना, इसे बोलते हैं ना, केस को जांच करना उसे बोलते हैं इंक्वायरी करना। तो प्रोब्ड इसका इंक्वायरी का सिनोनिम हो जाएगा। अब इंस्पेक्टेड पे आते हैं। इंस्पेक्टेड भी हम करते हैं, लेकिन बेसिकली किसी प्लेस या किसी एरिया को करते हैं, है ना। उसकी भी जांच करते हैं ना, प्लेस की करते हैं, किसी एरिया की जांच करते हैं, उसे इंस्पेक्ट करना बोलते हैं ना, इंस्पेक्टेड करना। इसलिए बोलते हैं ना इंस्पेक्टर, इसी से तो बना है। एरिया की जांच करता है, प्लेस की जांच करता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस टाइप से। अब हमारे पास बचा एनालाइज्ड। एनालाइज करना मतलब कि क्या बोलते हैं इसे? इसकी हिंदी बोलते हैं विश्लेषण करना, है ना, विश्लेषण करना। अब बताओ, अब विश्लेषण करोगे ना करोगे उनके मार्क्स का, तो विश्लेषण करना उन्हें, है ना, विश्लेषण हो जाएगा इसकी सही मीनिंग। क्यों मीनिंग दे रखी है यही यही मैं मुझे रीज़न बताना है, इसीलिए मैं इस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप पेपर को तो कहीं और से भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट आप क्यू मैथ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन उस हर एक चीज़ के पीछे रीज़न क्या है आंसर देने का, और ये आंसर अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, ये जानने के लिए मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और इनमें मेहनत लगती है, आप इनको शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अच्छे से रिविज़न किया करो। इनमें मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि मैं पेपर उठा लेता हूँ और ऐसे ही बना देता हूँ, उन सब चीज़ का एनालाइज करना पड़ता है ना, तो करता हूँ इस चीज़ को। तो अब आके ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब प्रश्न उठाना, प्रश्न नहीं उठाया। अगर वो प्रश्न उठाता तो एनालाइज नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर वो कंपेयर करने की बात की जा रही है, तो जनरली अगर कंपेयर करने की बात की जा रही है तो इन द पॉजिटिव सेंस में अगर लिया जाए तो यहाँ पर हमें वर्ड जो देना पड़ेगा वो एनालाइज्ड ही देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। विश्लेषण उसने किया, वी हम लोग विश्लेषण किया, वी एनालाइज्ड द मार्क्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। और उस साल के जितने भी उनका परफॉर्मेंस है उसके लिए मैंने कंपेयर किया, तो उनके मार्क्स का मैंने एनालाइज किया और फिर कंपेरिजन किया। यही हम कहना चाह रहे हैं और यही इसकी मीनिंग है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है, यहाँ पर ईडीएम बताना है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, सॉरी, अ स्टॉर्म इन अ टी कप बोलते हैं ना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अब बताइए सर, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसकी मीनिंग बताएं। हालांकि ये जो ईडीएम है कई बार एक और तरीके से पूछा जाता है। स्टॉर्म की जगह पर वहाँ पर वो लिख देगा, क्या लिख देगा?
स्टॉर्म की जगह पर वो टेम्पेस्ट भी लिख देता है कभी कभी, है ना, लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेस में ये स्टॉर्म के रूप में ही यूज किया गया है, याद रखना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना बहुत ही छोटा माइनर मिस्टेक को या माइनर इशू को बहुत ज़्यादा लंबा खींच देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, है ना। अब टू मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा टू मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बना देना, है ना। विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी अपेरेंट रीज़न के, बिना किसी अच्छे रीज़न के, मतलब फालतू में बिना वजह के उसे बड़ा कर देना, उसे बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। और ये ऐसे इशू होते हैं जो कुछ ही समय में भुला दिए जाते हैं, होता नहीं, ये स्टॉर्म इन अ टी कप है, ये अभी के लिए मुद्दा गर्म है, फिर ये कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा, उसे बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। आजकल जैसे एनटीपीसी को लेकर जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये भी ऐसा होने वाला है। हालांकि बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा, आज स्टॉर्म इन अ टी कप नहीं होगा, ये लंबा खिंच गया और ये अच्छा भी है, क्योंकि वाकई में बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के पास, हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, बेसिकली जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और 2019 में वैकेंसी आई थी। आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, आप इमेजिन करिए कि 2022 भी जाने वाला है, लगभग जाने वाला मतलब कि स्टार्ट हो गया तो जा ही रहा है, और इसमें भी उम्मीद नहीं लग रही है कि पेपर पूरी तरह से सारा सलूशन हो जाएगा पूरा, यानी कि ये एग्ज़ाम करा लेंगे और रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। यानी कुल 0 मतलब 2-3% चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस तेज़ हो तो शायद ये दिसंबर तक करा लें, हालांकि मुश्किल ही है। तो आप सोच लीजिए कि 2019 में वैकेंसी आई हुई है और 2022 में भी नहीं क्लियर हो रही है, 2023 यानी पूरी तो 5 ईयर प्लान हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई, तो वो होता है ना स्टॉर्म इन अ टी कप। ध्यान दीजिएगा, हम मीनिंग वहाँ पर कहाँ पहुँच गए, मीनिंग क्या हो जाएगी, स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब कि ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्राइवियल मैटर, बहुत ही छोटे मुद्दे को। तो इसका मैंने एक ईडियम और बता दिया है, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना, इसका ईडियम हो जाएगा। एक ऐसा मुद्दा जिसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया हो लेकिन बहुत जल्दी लोग उसे भूल भी जाए, उसे बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बिल्कुल सही से दे रखा है। अच्छा, ये जो वर्ड ध्यान दीजिएगा, कभी यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकती है, अननेसेसरी टेंशन, एक ये भी हमारा यहाँ से मिलता जुलता इसका है, लेकिन मैंने इस चेक किया था, इसको मैंने जब चेक किया ईडियम डिक्शनरी में, तो यहाँ पर यही पूरी लाइन आ गई थी, है ना। तो सेकंड नंबर जो आंसर इन्होंने दे रखा है बिल्कुल 100% सही दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेटन, बहुत ज़्यादा फस, फस से रिलेटेड एक ये वर्ड आ गया, मेक अ फस, ये भी एक ईडियम है, कई बार पूछा गया है, मेक अ फस, है ना। डोंट मेक अ फस यानी बात का बतंगड़ मत बनाओ, तिल का ताड़ मत बनाओ, उसे बोलते हैं मेक अ फस, डोंट मेक अ फस, है ना, उसे बोलते हैं। अच्छा, यही ईडियम जो सीडीएस में पूछा जाता है, अगर ये सीडीएस में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, याद रखना। सीडीएस में जनरली जो ईडियम पूछे जाते हैं वो उनकी डेफिनेशन दे दी जाती है, और फिर 4 ऑप्शन में आपको ईडियम दे रखा होगा, उसमें एक आंसर इसका यही इसी टाइप का दे रखा होगा, है ना, वो आपको टिक करना होता है। वहाँ पर उल्टा पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, तो हर चीज़ को लेकर आपको तैयार होना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है किसका, हैज़ार्ड का। हैज़ार्ड का मतलब होता है, हैज़ार्ड से बना हैज़ार्डस, और हैज़ार्डस की मीन्स होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, हैज़ार्ड यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब होता है खतरा, जोखिम, है ना, खतरा, खतरा इसका मतलब हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा इसका सिनोनिम, है ना, रिस्क इसका सिनोनिम हो जाएगा, पेरिल इसका सिनोनिम हो जाएगा, पेरिल से बना है पेरिलस, खतरनाक, पेरिलस एडजेक्टिव हो जाएगा, पेरिल हमारा नाउन हो जाएगा, है ना, खतरा, डेंजर जिसे बोलते हो। तो डेंजर हो गया, रिस्क हो गया, पेरिल हो गया, है ना। जियोपर्ड्स वर्ड आपने सुना होगा, जियोपर्ड्स, है ना, जियोपर्ड से बना है जियोपर्डी। तो हैज़ार्डस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, हैज़ार्डस का सिनोनिम डेंजरस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फाइंड करना था एंटोनिम जो उसके अगेंस्ट में हो, तो हैज़ार्डस मीन्स कोई ऐसी चीज़ खतरनाक हो, असुरक्षित हो, है ना, खतरा हो, जोखिम हो, तो सेफ्टी उसका सिनोनिम हो, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पेरिल, गैम्बल और रिस्क आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। गैम्बल का मतलब होता है ना जुआ खेलना, और जुए में जाहिर सी बात है रिस्क तो होता ही है ना, तो क्या हो जाएगा, गैम्बल करना, गैम्बलिंग करना, इसी से बना है गैम्बल, कैसीनो टाइप के ना, इस टाइप से तो गैम्बल होता है। तो हैज़ार्ड का जो हमें एंटोनिम है वो सेफ्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फाइंड करना था एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है, अगर है तो बताइए। लिखा है द रिक्रूटर्स, है ना, रिक्रूटर्स यानी जो रिक्रूट करते हैं, वर प्लीज्ड, है ना, खुश थे, खुश थे। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि वर यहाँ पर मेन वर्ब है, और प्लीज्ड अगर बताना पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये एडजेक्टिव है, याद रखना बच्चे, है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो इस वर्ड को इस क्लॉज के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी, अब डोमेन मतलब कि
कोई चीज़ जिस पर किसी चीज़ का कमांड हो, यानी कि जॉन का कमांड इस नॉलेज पर होना, डोमेन होना, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे डोमेन, बेसिकली डोमेन का मतलब होता है टेरिटरी या प्लेस वेयर समवन हैज़ ओवर समवन हैज़ कमांड, है ना, जिसके पर किसी की कमांड हो, उसे बोलते हैं डोमेन। ये मेरे डोमेन में आता है ना, इसी टाइप से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी कि एक्चुअल में यहाँ पर प्लीज्ड जो एडजेक्टिव है इसके साथ ये क्लॉज जोड़ना पड़ रहा है, और जोड़ेंगे इस चीज़ को, है ना। अगर ये फ्रेज, सॉरी ये फ्रेज जो है हम ये जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो टू प्रपोजिशन आया है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर जनरली प्लीज्ड के साथ क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे विद, है ना, ध्यान देंगे, क्या लगाएंगे, विद। तो प्लीज्ड विद होता है, याद रखना इस चीज़ को, याद ही रखना, याद इस चीज़ को। और भी सारे वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स होते हैं जो विद प्रपोजिशन अपने साथ लेते हैं। आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, सेटिस्फाइड वर्ड हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा, सेटिस्फाइड विद होता है। अफ्लिक्टेड विद होता है, याद रखना, अफ्लिक्टेड वर्ड आपने सुन रखा है ना, अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड विद होता है ना, अफ्लिक्टेड विद, AFF, अफ्लिक्टेड विद, है ना, AFFLICTED, अफ्लिक्टेड विद। तो ये भी वर्ड होता है। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड विद होता है ना, इन्फेस्टेड विद होता है। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, कोप विथ, कोप विथ, है ना, ध्यान दीजिएगा, कोप विथ, है ना, इसका भी यही वहाँ पर विथ आता है। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, बिजी, बिजी विथ भी लगाते हैं जनरली, है ना, बिजी विथ लगाते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने बता दिए हैं। बी सेट विथ, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बी सेट विथ, है ना, बी सेट विथ। बी सेट विथ मतलब होता है किसी चीज़ से घिरा होना। अब किसी से घिरा होना, मुसीबत से घिरा होना, या किसी चीज़ से घिरा होना, बी सेट विथ ट्रबल्स बोलते हैं ना, मुसीबत से घिरा होना, मुसीबतों से घिरा होना। तो बी सेट के साथ विथ लगाते हैं, याद रखना। तो ये सारे के सारे मैंने वर्ड्स बता दिए हैं। आप जरूर, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, अगर रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो एरर होनी चाहिए थी वो किस में है, टू जॉन्स ना होकर क्या हो जाएगा, विथ जॉन्स। अब जॉन्स यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी केस में यूज किया गया है, यानी पजेसिव केस में यूज किया गया है। इस जॉन का पजेशन किस पर है, नॉलेज एंड पर्सनालिटी पर। तो वो कौन खुश था, वो खुश थे, रिक्रूटर से खुश थे, है ना, इसलिए रिक्रूटर्स के साथ वो वर आया है, बिल्कुल सही है। प्लेस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और विद इसके साथ प्रपोजिशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगी, टू जॉन्स ना होकर यहाँ पर हो जाएगा विथ जॉन्स, एपोस्ट्रॉफी के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में हम फाइंड करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, माई न्यू ईयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, माई न्यू ईयर्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है फिर से अगेन, ईयर्स दे रखा है, यानी पजेसिव केस में दे रखा है। यहाँ पर जो भी आएगा वो नाउन आएगा। अगर ये नाउन आएगा तो देखना है, माई न्यू ईयर्स डैश इज़ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो क्या है, न्यू ईयर्स का हर कोई रेजोल्यूशन होता है, ये तो बड़ा आसान है ना, हर किसी का रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब कि संकल्प होता है। अब संकल्प वो आज लेते हैं, शाम को लेंगे, सुबह ख़त्म, वो अलग बात है, लेकिन संकल्प लेंगे बहुत ज़रूरी है ना। न्यू ईयर्स की यू पर, ऑन द यू ऑफ न्यू ईयर, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर की संध्या पर संकल्प तो लेंगे कि आज मैं, आज के बाद ये नहीं करूँगा या आज के बाद ये करूँगा, लेकिन वो संकल्प बहुत जल्दी ढेर हो जाता है, तो वो उसे बोलते हैं ना, रेजोल्यूशन लेते हैं। तो माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज़ टू थिंक, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, मेरा नए साल का रेजोल्यूशन ये है, क्या है कि इज़ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलेंगे, अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू, यानी कोई चीज़ करने का और ना करने का एक फर्म रेजोल्यूशन, फर्म डिटर्मिनेशन जिसे बोलते हैं, डिसीजन बोलते हैं, उसे बोलेंगे ना, संकल्प। रिपीटिशन, दोहराव होता है। कन्फेशन मतलब कि टू एक्सेप्ट द गिल्ट, है ना, टू एडमिट वंस गिल्ट, इसे बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन कर लिया उसने, अपराध स्वीकार कर लिया, अपराध स्वीकरण कर लिया उसने, उसे बोलते हैं ना कन्फेशन। एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग समथिंग, उसे बोलते हैं कन्फेशन। सेलिब्रेशन समझते हो ना क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब हमें सिनोनिम फाइंड करना है, किसका सिनोनिम फाइंड करना है, एडजस्ट का। एडजस्ट मतलब कि ना, एडजस्ट मतलब होता है ना, मेल बैठाना, समायोजित करना, है ना, एडजस्ट करना, बोलते नहीं एडजस्ट कर लो, उसे बोलते हैं एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करना मतलब कि मेल बैठाना, समायोजित करना। अडेप्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, अडेप्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्यों, अडेप्ट का मतलब होता है समायोजित करना, आगे बोलते हैं अपने आप को ढाल लेना, जैसे अपने आप को ढाल लेना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए, इसे बोलेंगे अडेप्ट कर लेना, है। अडेप्ट वर्ड आपने सुन रखा होगा। एक और वर्ड आपने सुन रखा होगा, अकोमोडेट, है ना, अकोमोडेट, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका, एडजस्ट का। आपने वर्ड सुन रखा होगा अकस्टम्ड, ACC, है ना, अकस्टम्ड टू, ACCUSTOM, है ना, अकस्टम, अकस्टम वर्ड सुन रखा होगा आपने। अडेप्ट इसका सिनोनिम हो ही जाएगा। एक और वर्ड आपने सुन रखा होगा, एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज कई बार पूछा गया है, याद रखना। एक्लिमेटाइज की जो स्पेलिंग हो जाएगी,
ACCLIMA, एक्लेमेटाइज है ना, MATIZE, एक्लेमेटाइज हो जाएगा, है ना। हैबिचुएट आपने वर्ड सुन रखा होगा, हैबिचुएट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैबिलिटेट वर्ड आपने सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ काम की बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपने वर्ड रखा है अडेप्ट हो जाए, जैसे मैंने बोला है कि अकस्टम हो जाए, जैसे मैंने बोला है कि एक्लेमेटाइज हो जाए, है ना। ये के सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अगर इनका ऑब्जेक्ट नहीं है तो, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई अडेप्ट माई सेल्फ वेरी क्विकली इन एवरी सिचुएशन, मैं हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता हूँ। तो अडेप्ट ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या आता है, अडेप्ट के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, याद रखना है ना, रिफ्लेक्सिव। और फिर अडेप्ट के साथ टू भी आता है, याद रखना है। अलग अलग प्रिपोजिशन ये लेते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे एडजस्ट के साथ हम विद लगाएंगे, लेकिन अडेप्ट के साथ टू लगा देंगे, एक्लेमेटाइज के साथ टू लगा देंगे, अकस्टम टू होता है, याद रखिएगा ना। तो ये अलग अलग देखो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, याद रखना इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं है, अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखते हैं। अमंग अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस की बात की जा रही है, अब अमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन की बात की रही है। मेडिसिन इज़ वन विच, अब देखो यहाँ पर दे रखा है विच, अब देखो ये जो वन दे रखा है प्रोनाउन, ये एक्चुअल में मेडिसिन का है। अगर ये मेडिसिन का है तो ये वन इसी के लिए आया है, अगर ये वन इसी के लिए आया है तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इस वन को देखेगा। और जैसे ही विच ने वन को देखा तो ये वन सिंगुलर है तो विच भी सिंगुलर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो वो जो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए थी, इसलिए जो हैव दे रखा है ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। अब सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हमें फाइंड करना है, किसमें लिखा है इज़ वन विच गेव, गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज़ दे रखा है। अगर यहाँ पर वॉज लगाते तो बात बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखा इज़ वन विच हैज़ गिवन, ये बात सही है क्योंकि हैज़ हमारे यहाँ पास सिंगुलर वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ लग जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो लिखा है वो गलत है। लिखा है आर वन विच गिवन, आर वन विच गिवन ये भी गलत है ना, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 हमारा क्लोज टेस्ट है। अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगी मीनिंग इसकी। कह रहा है एवरीथिंग इन भूटान इज़ केमिकल फ्री। अच्छा, भूटान की बात की जा रही है। भूटान एक छोटा सा प्रदूषित देश है और उसमें हर चीज़ बताई जा रही है कि हर चीज़ केमिकल फ्री है। क्या ऐसा सही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा सही होने वाला है। अपना इंडिया इतना बड़ा समृद्ध देश है, वहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो भूटान छोटा सा देश वहाँ कैसे कर ले गया? छोटू सा देश है ना, एकदम पुट्टू सा देश है, छोटू सा देश है। तो एवरीथिंग इन भूटान इज़ केमिकल फ्री, हर चीज़ भूटान में केमिकल फ्री है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश और ऑर्गेनिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली, हर जो मतलब हर एक फ्रूट्स और हर वेजिटेबल्स हैं वो आर डैश ऑर्गेनिकली, क्या ऑर्गेनिकली उगाए जाते हैं यानी ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, आर के बाद हमें पता है इस चीज़ को लेकर, क्या पता है कि आर के बाद यानी आर जो है वो बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म होती है ना, इज़ एम आर वाज वर, है ना, इस टाइप से बी बीन। तो इज़ एम आर वाज वर के बाद अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वो सेंटेंस पैसिव में कहा जाएगा। अगर आईएनजी फॉर्म लगी है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये जो बात है ये पैसिव में रखना चाहिए सेंटेंस को, क्योंकि उगाए जाते हैं, उगाने वाला काम किसान करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता ना आर के साथ क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। बहुत ही आसान हो गया, पर ऑप्शन आसान है। अगर एक ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म दे रखी होती तो सेंटेंस और अच्छा बन जाता है ना, लेकिन यहाँ पर आईएनजी हम लगाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी में दे रखा होता ग्रोइंग तो हम ग्रोइंग लगाएंगे नहीं। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये यहाँ पर पैसिव वॉइस होना चाहिए। इन चीज़ को उगाया जाता है, उगाए जाते हैं, तो उगाए जानते हैं दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। इनको कोई और उगाता होगा, उगाते कौन है, फार्मर उगाते हैं, तो वो किसान सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रोन सही है ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन होता है, ध्यान रखना। ग्रो हो जाएगा और फिर ग्रीव हो जाएगा, फिर ग्रोन हो जाएगा। ये भी हमारी क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है ना। मैंने ट्रांजिटिव नहीं बोला है, मैंने इर्रेगुलर वर्ब बोला है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ग्रोन यहाँ पर बेटर ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सेट कर लेते हैं। थर्ड यहाँ पर बेटर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एवरीथिंग भूटान इज़ केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली, ठीक है। सो वट एवर यू बाई, इसलिए जो भी आप खरीदोगे, जो भी आप खरीदते हो, सो वट एवर यू बाई, जो भी आप खरीदते हो, इस डैश फॉर्म प्रोड्यूस्ड एज द,
इज डैश फ्रॉम प्रोड्यूस्ड। अब जाहिर सी बात है क्लोजली नहीं, नियरता हो जाएगी, नियरली भी नहीं होगा, नियर बाय भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है लोकली है ना। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ आप खरीदोगे वो सब कुछ सब लोकली होगा, है ना, घर का उगाया होगा, कोई केमिकल में नहीं होगा, उसमें केमिकल फ्री होंगे, सब कुछ होगा, लोकली होगा। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकली है। लोकली फॉर्म प्रोड्यूस्ड एज द, आगे बढ़ते हैं, एज द, इसके पीछे रीजन क्या है, एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, क्योंकि अब देखो डैश ऑफ पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडल्ज है, किस में इंडल्ज है, फार्मिंग में इंडल्ज है ना। इंडल्ज बेसिकली नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यूज कर लिया गया है इंडल्ज, बोलते नहीं, इंडल्ज इन करप्शन, इंडल्ज इन क्राइम, है ना, इस टाइप से बोलते हैं। तो इंडल्ज बेसिकली नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शामिल होने के रूप में यूज किया है कि बहुत सारी पॉपुलेशन। अब बहुत सारी पॉपुलेशन का क्या, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं लगाएंगे, मास ऑफ पॉपुलेशन भी लगा सकते थे, लेकिन उससे बेटर वर्ड है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा कॉमन है ना। कॉमन पॉपुलेशन नहीं लगाएंगे, कॉमन ऑफ पॉपुलेशन नहीं, मास ऑफ पॉपुलेशन लगा सकते थे, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादा अच्छा है। मेजॉरिटी मीन्स एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और मास जो है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा आंसर सही हो जाएगा, और मेजॉरिटी ही दिया गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो कहाँ पर इंडल्ज हैं, फार्मिंग में इंडल्ज हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर डैश, फॉर डैश, अब देखिए फॉर सस्टेनेंस, बिल्कुल सही, फॉर सस्टेनेंस यानी कि जो वहाँ की अधिकांश आबादी है, अधिकांश लोग हैं वो फार्मिंग में इंडल्ज हैं। किस चीज़ को लेकर इंडल्ज हैं, किस लिए इंडल्ज हैं, सस्टेनेंस के लिए, निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए, है ना, जीविका के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीविका के लिए हो जाएगा। बेसिकली न्यूट्रिशन हम नहीं देंगे, प्रोविजन तो कोई होगा नहीं, प्रोविजन बस शर्त होती नहीं हो जाएगा, कंजर्वेशन भी नहीं होगा, यहाँ पर सस्टेनेंस वर्ड हो जाएगा, है ना, सस्टेनेंस, सस्टेनेंस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सस्टेनेंस में होता था जीविका, है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उसे बोलते हैं सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस यानी जीविका के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, किसमें, फार्मिंग में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस, सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मा चाइम, है ना। वी यूज़ ट्यूमरिक, अच्छा वी यूज़ टर्मरिक ऑन वुंड्स, हम घावों पर टर्मरिक का यूज करते हैं। टर्मरिक जानते हो ना, जो हल्दी होती है, तो हल्दी का यूज कहाँ पर किया जाता है, घावों पे भी किया जाता है, बिल्कुल। वी यूज़ टर्मरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, अब देखो डाई मीन्स होता है रंगना, है ना, रंगना यानी बाल, जैसे बाल कलर करना, कपड़े कलर करना, उस टाइप से बोलते हैं ना, डाई। एंड इट इज़ एडेड एक्सटेंसिवली इन आर कुकिंग, अब देखो इट किसकी बात की जा रही है, टर्मरिक की बात की जा रही है कुकिंग में। ऑल्सो मैनी बिलीव, और अधिक अक्सर ये बहुत लोग विश्वास करते हैं, इट इज़ एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, बिल्कुल ये एंटी कैंसर मानी जाती है और ट्यूमर का भी ट्रीटमेंट कर सकती है। क्या ये टर्मरिक है, तो टर्मरिक की बात की जा रही है। तो वी यूज टर्मरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, देखो डाई क्या करना, डाई अटायर्स, अटायर तो बेसिकली होते हैं पोशाक के बोलते हैं ना, तो पोशाक को, हर एक पोशाक को डाई करने के लिए नहीं, बेसिकली फैशन तो कोई वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, कवरिंग भी नहीं होगा, गारमेंट्स बिल्कुल सही दे रखा है, गारमेंट्स को डाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं टर्मरिक का ना। वी यूज टर्मरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई गारमेंट्स, बिल्कुल गारमेंट्स बिल्कुल सही है यहाँ पर। एंड इट इज़ एडेड एक्सटेंसिवली इन आर कुकिंग, और कुकिंग में हमारे बहुत ही व्यापक तरीके से यूज की जाती है। क्या, टर्मरिक की बात की जा रही है, हल्दी की बात की जा रही है। ऑल्सो मैनी बिलीव, और अक्सर ये बात, ये भी विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग, ये भी विश्वास है लोगों में कि ये इट इज़ एन एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, और ये क्योंकि ये एक एंटी कैंसर है और ट्यूमर को भी ट्रीट कर सकती है। टर्मरिक के बारे में बात की जा रही है, टर्मरिक की क्वालिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। सो विद दिस वी हैव टू कम एन एंड, है ना, वी हैव कम टू एन एंड। हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व कर लिया, अब अगला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।